Myself, Sachin Kumar Mandirwar, Assistant Professor, PG Department of History, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। आज मैं आप सबके बीच 20वीं शताब्दी के विश्व की एक प्रमुख घटना 1911 की चीनी क्रांति के परिप्रेक्ष्य में कुछ बातें करना चाहूंगा। विद्यार्थियों, चीन भारत का एक पड़ोसी देश है और जब हम चीन के अतीत पर दृष्टिपात करते हैं, उसके इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, तो ये पाते हैं कि चीन का अतीत, चीन का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। अतीत में वहां पर चीन वंश का, हान वंश का शासन रहा और जब वहां पर चीन वंश का शासन था, उस वक्त उन लोगों ने अपने सीमा की रक्षा के लिए चीनी दीवार का निर्माण कराया था, जो कि आज विश्व के आश्चर्यों में गिना जाता है। बाद में चीन वंश के बाद वहां पर हान वंश स्थापित हुआ और इन हान वंश के शासकों ने लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया। कालांतर में चीन के लोग अपने आप को हान का पुत्र कहने में गौरव की अनुभूति करते थे। जहां तक इतिहास लेखन की बात है, जो स्थान यूनान में हेरोडोटस को प्राप्त है, वही स्थान चीन में ह्यू माचेन को प्राप्त है, जिन्होंने प्रथम बार वहां पर इतिहास लेखन का कार्य किया था। अन्य क्षेत्रों में भी चीन ने विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित की थी। कागज का आविष्कार कहा जाता है चीन में हुआ था। चीन से वह अरब गया और फिर अरब से भारत और यूरोप के देशों में वह गया था। इस प्रकार अतीत में चीन का इतिहास गौरवशाली रहा। यहाँ तक कि पतंग और छाते के बारे में भी कहा जाता है, इसका आविष्कर्ता चीन था। भारत से बहुत पुराने संबंध चीन के रहे। कुषाणों के समय में हम पढ़ते हैं कि कुषाण लोग, जो प्राचीन काल में भारत में जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था, मौर्योत्तर काल में वे लोग भी चीन की ही यूची जनजाति से संबद्ध माने जाते थे। कनिष्क ने भारत पर भी शासन किया था। उसकी 2 राजधानी थी, एक राजधानी पेशावर में थी, दूसरी राजधानी मथुरा में थी और वह जन्म से चीनी था, पर इच्छा से उसे भारतीय कहा गया था। चोलों के समय में व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल चीन गया था और अन्य अवसरों पर भारत और चीन के संबंधों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं 20वीं शताब्दी के चीनी क्रांति के बारे में। विद्यार्थियों, जब भी हम क्रांति की बात करते हैं या क्रांति शब्द हमें सुनाई पड़ता है, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिससे रक्तपात का बोध होता है। जब हम विश्व में क्रांति के इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ध्यान आता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था और इस क्रांति के द्वारा फ्रांस की बुर्बो वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। लेकिन 18th सेंचुरी में एक दूसरी क्रांति भी हुई थी, जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया। सर अर्नल्ड टोयनबी ने कहा कि क्रांति का मतलब केवल खून खराबा रक्तपात नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में बड़ा बदलाव एकाएक हो, तो उसे भी हम रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। और आज इस क्रांति शब्द का उपयोग हम अनेक क्षेत्रों में देखते हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें क्रांति शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन जहां तक इतिहास की बात, और वो भी 20वीं शताब्दी में, तो उस समय में 2 क्रांति प्रमुख रूप से हुए थे। एक क्रांति हमारे पड़ोसी देश चीन में हुई थी 1911 में, और दूसरी क्रांति 1917 में रूस में हुई थी। आज हम लोग अपनी चर्चा को केंद्रित कर रहे हैं सन 1911 के चीनी क्रांति के परिप्रेक्ष्य में। चीन बड़ा परंपरावादी देश रहा है और यहाँ पर यह परंपरा थी कि संपूर्ण देश एक परिवार होता था और उस परिवार का मुखिया, उस परिवार का प्रमुख चीन का सम्राट होता था। वहां पर यह धारणा थी, यह मान्यता थी कि राजा प्रजा के हित में कार्य करेगा और जनहित के कार्य
अगर राजा करेगा तो प्रजा उसका सम्मान करेगी, लेकिन अगर राजा के कार्य जन विरोधी होंगे तो राजा को सत्ता पर रहने का अधिकार नहीं। अब राजा का शासन जन विरोधी है या जनहित ऐसी है, इसके लिए उन्हें कुछ इंडिकेशन भी प्राप्त होते थे। ये इंडिकेशन क्या था? प्राकृतिक विपदाएं। अगर बाढ़ आ गया, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, इसका मतलब यह संकेत है कि राजा सम्राट जनहित में कार्य नहीं कर रहा है। और जब भी ऐसे इंडिकेशन आए तब तक चीन की जनता ने अपने राजा को हटाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। चीन में एक दार्शनिक हुए, जब भारत में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन हुआ था और बुद्ध और महावीर का धार्मिक आंदोलन यहाँ पे हुआ था, उसमें चीन भी अछूता नहीं रहा था। चीन में कन्फ्यूशियस के नेतृत्व में धार्मिक आंदोलन हुआ था। वे चीन के एक बड़े दार्शनिक माने जाते हैं और उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार पाप और दुराचार में एक पुत्र का दायित्व होता है कि वह अपने पिता का विरोध करे, ठीक उसी प्रकार अगर शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है तो मंत्रियों को भी चाहिए कि वे सम्राट का विरोध करें। दूसरी ओर चीन में मेंसियस ने भी यह कहा था कि यदि राजा प्रजा को मिट्टी और घास समझने लगे तो प्रजा को भी चाहिए कि वह राजा को अपना डाकू और शत्रु समझे। इन भावनाओं के कारण चीन में सतत रूप से निरंतर राजनीतिक जागरूकता रही और जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में वहां पर जन भावनाओं की उपेक्षा होने लगी, प्राकृतिक विपदाएं दिखलाई पड़ने लगी, तो जनता क्रांति के लिए प्रेरित हुई। चीन में इस क्रांति के द्वारा मंचू शासन की सत्ता को उखाड़ फेंका गया था। कहा जाता है कि चीन में मंचू शासन की स्थापना सन 1644 में हुई थी और जब हम 1644 से 1911 में आते हैं तो ये पाते हैं कि 267 साल में यह व्यवस्था निरंकुशता को प्राप्त हो गई थी। कोई भी शासन व्यवस्था अगर लंबे समय तक काबिज रहेगी तो एक स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक क्षेत्र में एक कमजोरी का दिखना अवश्यंभावी है। मंचू शासक शासन तो कर रहे थे लेकिन उनकी शासन व्यवस्था प्रभावशाली नहीं थी और यही कारण है कि वहां की जनता ने जब मंचू शासन व्यवस्था के खिलाफ क्रांति का उद्घोष किया तो अंततः चीन की इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंका गया और उसके स्थान पर चीनी गणतंत्र की स्थापना हुई। जब हम दुनिया में क्रांति के इतिहास को पढ़ते हैं, चाहे वह इंग्लैंड के 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हो, फ्रांस की 1789 की क्रांति हो, 1830 और 1848 की क्रांति हो, भारत की सन 1857 की क्रांति हो, तो हमें उस क्रांति के बहुत सारे कारण दिखलाई पड़ते हैं। क्रांति एकाएक नहीं होती बल्कि इसके लिए वर्षों से कारण उत्तरदायी होते हैं और इन कारणों के परिणति एक तात्कालिक कारण होता है जो इस क्रांति के उद्भव के लिए उत्तरदायी माना जाता है। हम यहाँ पर चीनी क्रांति की बात कर रहे हैं कि चीन में सन 1911 की क्रांति क्यों हुई थी। तो उस क्रांति के कारणों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं तो हम पाते हैं कि जिस प्रकार आज चीन दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाला देश है, उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के अंतिम दिनों, आरंभिक दिनों में चीन में एक बड़ी आबादी निवास करती थी और हम ऐसा देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं कि अगर किसी देश में बड़ी आबादी है, बड़ा मानव संसाधन है, तो उसके पोषण के लिए उसी अनुपात में खाद्यान्न और अन्य सामानों की जरूरत होगी। चीन में
आबादी में तो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, लेकिन उसके पैरेलल उसके पोषण के लिए मंचू शासकों ने किसी भी तरह की व्यवस्था करना मुनासिब नहीं समझा। आर्थिक परेशानियां निरंतर बढ़ती गईं, उत्पादन कम होते गया, खाद्यान्न की कमी होने लगी। आबादी के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो हम पाते हैं कि चीन की आबादी 1885 में 37 करोड़ 70 लाख के करीब थी और 1911 के चीनी क्रांति के समय चीन के क्रांति के आंकड़ों पर हम दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि चीन की आबादी सन 1911 में लगभग 43 करोड़ 43 करोड़ के आसपास हो गई थी। इतनी बड़ी आबादी और इस बड़ी आबादी के पोषण के लिए शासक वर्ग के द्वारा न तो कृषि भूमि का विकास किया गया, न तो उत्पादन के साधनों को बढ़ाया गया और ऐसे में स्वाभाविक था कि वहां भुखमरी की स्थिति निर्मित हो गई। साथ ही साथ इन वर्षों में विपदाएं, दुर्भिक्ष का होना, बाढ़ का आना, तूफान का आना भी हुआ, जिससे चीन की जनता को लगा कि यह संकेत इस बात का है कि हम शीघ्र ही मंचू शासक को गद्दी से नीचे उतारे। कहा जाता है कि चीन की क्रांति को कराने में प्रवासी चीनियों का भी एक बड़ा योगदान था। अब चीन में आजीविका के साधन नहीं थे और किसी भी देश में, प्रदेश में जब आजीविका के साधन नहीं रहेंगे तो निश्चय है कि जनता का पलायन राज्य से या देश से बाहर होगा। चीन में जब आबादी बढ़ी और उनके आजीविका के साधन वहां पे नहीं थे, उस समय वहां के लोग बड़े पैमाने पर अमेरिका गए। अमेरिका में काम करने वाले लोगों की जरूरत थी। चीनी लोग वहां जाना शुरू किए, बड़े पैमाने पर जाना शुरू किए, लेकिन कहीं भी अतिवाद नहीं होना चाहिए। चीन के लोग बड़ी संख्या में जब अमेरिका जाने लगे तो अंततः अमेरिका को चीनियों के प्रवेश पर पाबंदी लगानी पड़ी। चीनियों का जाना रुका नहीं, वे अन्य द्वीपों में जाने लगे, मलाया गए, फिलीपींस गए, लेकिन फिर वही स्थिति, ओवरफ्लो की स्थिति, और उन देशों ने भी यानी मलाया और फिलीपींस ने भी चीनियों के आने पर प्रतिबंध लगाया। जो चीनी बाहर गए उन लोगों ने कमाकर जो धन भेजा उससे उत्पादन या जो आजीविका थी चीनी लोगों के और उनके परिवार के पोषण की बात थी, वह समस्या थोड़ी बहुत दूर हुई, लेकिन परेशानियां इतनी ज्यादा थी कि चीनियों को लगा कि हम इतने परेशान हो रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, धन घर पे भेज रहे हैं, और ऐसा क्यों है, हमारे लिए हमारे देश में काम क्यों नहीं है। इसके लिए ये शासन व्यवस्था निश्चित ही जिम्मेदार है। तो उनके मन में भी क्रांति की भावना आने लगी। जब चीनी लोग पश्चिमी देशों के प्रभाव में गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर शासन व्यवस्था अच्छी है, वहां के लोगों के रहन सहन का स्तर अच्छा है, और उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया। पश्चिमी देशों के नागरिकों की स्थिति क्या है, हमारे देश के नागरिकों की स्थिति क्या है, और उसके लिए उनके मन में ये विचार आया कि इसके लिए भी हमारा शासक ही रिस्पॉन्सिबल है, हमारा शासक ही जिम्मेदार है। चीन में आर्थिक विषमता चरम पर थी और ऐसे में चीन के लोग जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाना चाहे तो अमेरिका वासियों ने उनके आने पर पाबंदी लगा दी। एक प्रकार से अमेरिकी नहीं चाहते थे कि चीनी लोग हमारे देश में आए, शिक्षा ग्रहण करें। अब चीनी लोग क्या करते, चीन का एक पड़ोसी देश था या है जापान। जापान ने इस अवधि में बड़ी तेजी से अपना पश्चिमीकरण किया था, आधुनिकीकरण किया था। जापान एक छोटा देश भौगोलिक दृष्टिकोण से
हॉन्शू, होक्काइडो, शिकोको, क्यूशू, ये 4 प्रमुख द्वीप जापान में, चीन का पड़ोसी देश है। यहाँ पर मेजी युग में 1867 के बाद बड़ा तेजी से आधुनिकीकरण हुआ और इसी की परिणति जापान ने चीन को 1894-5 में और रूस को 1905 में परास्त किया था और बड़ी तेजी से उसने अपना बदलाव किया था। पहले जापान ने पृथक्करण की नीति अपनाई, लेकिन बाद में जब कोमोडोर पेरी ने जापान का दरवाजा खटखटाया, अमेरिका का एडमिरल, तब शर्तों के अधीन जापानियों ने उसके द्वार खोले और उनमें यह लगा कि ये पश्चिमी लोग हमसे आगे हैं और इस भावना के कारण उसने बड़ी तेजी से अपना विस्तार किया, विकास किया और नई ऊंचाइयों को उसने प्राप्त किया। यहाँ पे हम देखते हैं कि जापान में चीनी लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, लेकिन जापानी भी सही शिक्षा चीनी लोगों को देना नहीं चाहते थे। इसलिए डिग्री बेचने की दुकान बड़े पैमाने पर जापान में खुली और उन लोगों ने चीनियों को अधकचरा ज्ञान प्रदान करना शुरू किया, डिग्री प्रदान करना शुरू किया। चीनी लोग इस अधकचरे ज्ञान को लेकर, एक डिग्री को लेकर अपने देश में आए, इस उम्मीद के साथ कि इस डिग्री के सहारे उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन चीन की सरकार उनको रोजगार देने के लिए सक्षम नहीं थी। अब ये जो बेरोजगारों का वर्ग था, उसने भी सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी और चीन में क्रांति की परिस्थितियां निर्मित होने लगी। जनता को जागरूक करने में समाचार पत्रों का एक बड़ा योगदान होता है। इन दिनों चीन में भी समाचार पत्र बड़े पैमाने पर छापे जाने लगे और जो इनके संपादक होते थे उनके विचार क्रांतिकारी हुआ करते थे। वे अपने क्रांतिकारी विचारों के द्वारा जनता में एक नवीन स्फूर्ति, नवीन चेतना और नवीन जागृति लाने का प्रयास कर रहे थे। दूसरी ओर इस समय चीनी सरकार की जो रेल नीति थी, उससे भी चीन में क्रांति के बादल मंडराने लगे, क्योंकि चीन की सरकार अपने क्षेत्र में, अपने देश में रेल लाइन का विस्तार तो करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उसके पास धन नहीं था। उसने विदेशी ताकतों को अपने देश में रेलवे लाइन बिछाने का जिम्मा दिया। अब जो चीन के प्रांतीय पदाधिकारी थे, वे इसका विरोध करते थे। हमने सुदूर पूर्व के इतिहास में यह पढ़ा है कि जब मंचूरिया के क्षेत्र में, उत्तरी चीन का क्षेत्र मंचूरिया कहलाता है, जब रूस ने रेलवे लाइन का विस्तार करना चाहा चीन की केंद्रीय सरकार की सहमति से, तो उसका विरोध वहां के स्थानीय लोगों ने बॉक्सिंग से किया, जिसको बॉक्सर विद्रोह का नाम दिया गया। किसी भी क्षेत्र की जनता यह नहीं चाहती है कि उसके क्षेत्र में बाहर के लोग आए। उन्होंने उसका प्रतिरोध किया, लेकिन ये विद्रोह हम देखते हैं कि असफल रहा था। चीन की सरकार की रेल नीति यह थी कि केंद्रीय सरकार रेलवे के नेटवर्क का विस्तार करना चाहती थी, विदेशी लोगों को बुलाना चाहती थी, लेकिन प्रांतीय पदाधिकारी इस पक्ष में नहीं थे। यही तनाव का मुख्य कारण था। ऐसे समय में हम देखते हैं कि इस क्रांति के उद्घोष में चीन में डॉक्टर सान्यात सेन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। सान्यात सेन के कार्यों पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने संगठन क्षमता के जरिए इस क्रांति के उद्घोष में, विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने उच्च शिक्षा को प्राप्त किया था। कालांतर में उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था और इनके साथ भी यही हुआ कि डिग्री तो थी, लेकिन नौकरी इनको नहीं मिली थी। वे हवाई द्वीप में चले गए और वहां जाकर प्रवासी चीनियों का इन्होंने एक संगठन बनाया, सुंग चुंग हुई, जिसे
चीनी पुनरुद्धार समाज के नाम से हम जानते हैं। इस संगठन के संचालन के लिए प्रवासी चीनियों की मदद से इन्होंने धन संग्रहित करने का कार्य किया और चीनी पुनरुद्धार समाज का हेडक्वार्टर हांगकांग में इन्होंने बनाया। वहां से इन्होंने प्लानिंग की थी कि हम चीन के बंदरगाह कैंटन पर हमला करेंगे, लेकिन आयोजना के पहले ही इनका जो प्लान था वो ओपन हो गया, उसका भंडाफोड़ हो गया और इनको भागकर जापान में शरण लेना पड़ा। वे जापान गए, जापान से अमेरिका गए और इस दरमियान समाजवादी प्रभाव से वे रूबरू हुए और उन्होंने कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखित दास कैपिटल नाम की पुस्तक का अध्ययन किया, जिससे उनके जीवन में, उनके विचारों में समाजवादी प्रभाव बड़े पैमाने पर दिखलाई पड़ने लगा। 1899 तक जापान में वे प्रवासी के रूप में रहे, लेकिन उनका कोई महत्व उस समय तक नहीं था। लेकिन जब बॉक्सर विद्रोह, जिसकी चर्चा अभी मैं कर रहा था, वह सफल रहा, उसके बाद चीन के लोगों का ध्यान डॉक्टर सान्या सेन की ओर गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस बात का उल्लेख किया है कि 1895 में जब उनकी असफलता दिखलाई पड़ने लगी, तब लोग उनको विद्रोही और डाकू समझते थे। लेकिन सन 1900 के बाद जब बॉक्सर विद्रोह सफल रहा, तब लोगों का ध्यान डॉक्टर सेन की ओर आया और उनके प्रति लोगों ने सहानुभूति प्रदर्शित की। उन्होंने एक संगठन बनाया, थोंग मेंग हुई इस नाम का एक संगठन बनाया। यह संगठन चीनी नवयुवक लोगों के द्वारा टोक्यो में बनाया गया था। इसका जो मिशन था, इसका ऑब्जेक्ट था, इसका कार्य था, वह यह था कि चीन की केंद्रीय सत्ता और प्रांतीय पदाधिकारियों के बीच संबंधों में खटास डालना, यानी प्रांतीय पदाधिकारियों को उकसाना कि वे केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध बगावत करने के लिए तैयार रहे और अपने वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक पत्र निकाला जिसका नाम था मिन पाओ। और यह मिन पाओ पत्र तत्कालीन समय में, यानी 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में काफी लोकप्रिय हुआ था। ये चीनी क्रांति के कुछ कारण थे। अब हम लोग बात करें कि सन 1911 के चीनी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। तो हम देखते हैं कि जो केंद्र था, केंद्रीय सत्ता थी और प्रांतीय सत्ता थी, उनके तक पूरी तरह से बिगड़ गए थे। थोंग मेंग हुई संगठन का भी यही उद्देश्य था और इसके पीछे मुख्य कारण था रेलवे लाइन। रेलवे लाइन का विस्तार केंद्रीय सत्ता करना चाहती थी विदेशी मदद से, और प्रांतीय पदाधिकारी इसके घोर विरोधी थे। मतभेद बढ़ा, लेकिन चीन की केंद्रीय सरकार ने अपने निर्णय को नहीं बदला। विदेशी कंपनी को रेलवे लाइन बिछाने का जिम्मा इसने दिया। इससे क्रांति की लहर चारों ओर फैल गई। हाको की घटना से हम लोग जब रूबरू होने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि क्रांति चीन के जिचुआन से आरंभ हुई और इस क्रांति के पीछे उन पूंजीपतियों का हाथ था जिन्होंने अपना धन यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। लेकिन 10 अक्टूबर सन 1911 को एक रूसी परिवार के घर में विस्फोट हो गया और जब उस तरफ लोग गए तो वहां पर पता चला कि यह क्रांतिकारियों का एक अड्डा था। उसे एक अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वहां से एक नामावली, नामों की लिस्ट प्राप्त हो गई और उन लोगों के विरुद्ध सरकारी तौर पर कठोर कार्रवाई की जाने लगी। इस समय जो युवा क्रांतिकारी थे उनका नेतृत्व कर्नल ली वांग होंग कर रहे थे और इनकी अध्यक्षता में, इनके नेतृत्व में वुचांग पर इन नवयुवकों ने अधिकार कर लिया था
और बाद में हाकों पर भी इन लोगों ने अधिकार कर लिया था। युवान होंग की अध्यक्षता में एक अस्थायी सरकार का निर्माण आरंभिक तौर पर कर लिया गया था। अगली चर्चा हम लोग इसके पार्ट 2 में करेंगे कि चीनी क्रांति का विस्तार कैसे हुआ। थैंक यू वेरी मच।